नमस्कार। मीडिया और सोशल मीडिया का जो सेल है इस पर निश्चित रूप से बात करेंगे। अनिल बनूली को मीडिया का सह संयोजक का पूरा राष्ट्रीय मीडिया संयोजक बनाया गया है। गढ़वाल से लोकसभा के सांसद हैं अनिल बलूनी, और आप जानते ही हैं कि जो मुख्य धारा का टीवी है, प्रिंट मीडिया, टीवी, उन सब के साथ पार्टी के संबंधों को बढ़िया बना करके रखना, शांतिपूर्वक प्रबंधन का काम करते हैं, बिना किसी विवाद के अपना काम करते हैं, इसलिए उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके साथ कुछ सहयोगी चेहरे लगाए गए हैं। हमारे मित्र प्रदीप भंडारी जी जो दिल्ली से हैं, वैसे तो इंदौर के मूल रूप से रहने वाले हैं, लेकिन चूंकि पत्रकार रहे हैं और दिल्ली में एक्टिव हैं, उनको आशीष उषा अग्रवाल और सिद्धार्थ यादव, इनको मीडिया का सह संयोजक बनाया गया है। टीवी डिबेट्स में अलग अलग जगह पर ये पार्टी की जो पोजीशन है उसको मजबूत करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण नाम दीपक म्हास्के छत्तीसगढ़ से आते हैं। अमित मालवीय की जगह इनको आईटी सेल का प्रमुख नियुक्त किया गया है। म्हास्के पेशे से एक पूर्व केमिस्ट्री प्रोफेसर हैं, कृषक हैं और सरकारी उपक्रम के चेयरमैन रह चुके हैं, जिसको CGMSCL कहते हैं। इन्हें इलेक्टोरल डेटा एनालिसिस का बहुत बढ़िया अनुभव बताया जाता है और उन्हें इस पद पर इसलिए लाया गया है क्योंकि पार्टी को अब आक्रामक और कटु ट्रोलिंग के बजाय डेटा संचालित, सकारात्मक और युवाओं से कनेक्ट करने वाली एक परिपक्व डिजिटल रणनीति की आवश्यकता है। उनके आने से पार्टी को यह फायदा होगा कि चुनावी डेटा, सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों की जानकारी, सोशल मीडिया आउटरीच के बीच एक बेहतर वैज्ञानिक तालमेल स्थापित होगा, जो नैरेटिव युद्ध में पार्टी को आगे रखेगा। और उनके सहयोगी बनाए गए हैं प्रीति गांधी, शिवानंद द्विवेदी, आलोक भट्ट, अरुण यादव। विभिन्न राज्यों से आने वाले इन 4 डिजिटल विशेषज्ञों का सोशल मीडिया सह संयोजक बनाया गया है। इन चेहरों को इसलिए लाया गया है ताकि सोशल मीडिया पर, यानी कि ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर पार्टी को अलग अलग भाषाओं में एक्टिव रखा जा सके और जेन जी का जो शोर इस समय उठा हुआ है उससे इसको कोरिलेट किया जा सके। तो ये तो हुए दोस्तों महत्वपूर्ण नाम, लेकिन कुछ नाम ऐसे भी हैं जो डिलीट हुए हैं, जैसे अमित मालवीय। देखिए दोस्तों, कोई कुछ भी कहे, अमित मालवीय ने 10 साल में बीजेपी के लिए बहुत कुछ किया। आज के दौर में अमित मालवीय को लेकर के एक फटीग फैक्टर जरूर था कि बहुत लंबे समय से 10 साल से ये काम देख रहे हैं, लोग ऊब रहे थे। आईटी सेल की शिकायतें लगातार सोशल मीडिया पर लोग कहते थे। अब जैसे हम ही लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, हमारे बारे में अगर बात करें, हमें अगर कोई समस्या होती थी और हम कोशिश करते थे कि हमारी हेल्प की जाए, तो अमित मालवीय कभी नहीं कर पाए। मैंने व्हाट्सएप पर इन्हें बहुत बार मैसेज भेजे, कोई मेरी समस्या आई, हमारे चैनल पर किसी दूसरे चैनल ने कॉपीराइट दे दिया तो हमने उनसे बात की कि भाई हमारी कुछ सहयोग कीजिए। कभी इन्होंने व्हाट्सएप पर पलटकर जवाब भी नहीं दिया। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा मानना है कि अमित मालवीय ने एक बहुत बड़ा योगदान बीजेपी के लिए दिया लंबे समय तक। पश्चिम बंगाल में जो सरकार आई है इनकी, बीजेपी की, उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक्सपोज करने में अमित मालवीय और उनकी टीम का बहुत बड़ा योगदान था। यह अलग बात है कि वो टीवी चैनल्स पर इतना नहीं आते थे और आना भी नहीं चाहिए, आईटी सेल का काम दूसरा होता है। लेकिन जब भी टीवी पर आते थे, खासतौर से मैंने देखा राजदीप सरदेसाई के सामने जब आते थे, राजदीप सरदेसाई को नंगा कर देते थे अमित मालवीय। और जब राहुल कंवल हुआ करते थे, अब तो एनडीटीवी में चले गए राहुल कंवल, जब वो इंडिया टीवी में, इंडिया टुडे में हुआ करते थे, तो राहुल कंवल और राजदीप सरदेसाई के सामने जानबूझकर लाया जाता था अमित मालवीय को, और अमित मालवीय इतनी बुरी तरीके से बेइज्जती किया करते थे राजदीप सरदेसाई की, कुछ पूछिए मत। देखिए, मैं नहीं जानता कि जो नए जिम्मेदारी जिनको दी गई है दिलीप म्हास्के, वो इस काम को कितनी बढ़िया तरीके से निभा पाएंगे। हो सकता है इनसे बेहतर तरीके से निभाएं, लेकिन मेरा मानना है कि अमित मालवीय के योगदान को आप कमतर नहीं आंक सकते। उन्होंने उस दौर में आईटी सेल को एक्टिव किया था जब सोशल मीडिया पर कोई चलता नहीं था। अमित मालवीय की वजह से ही पप्पू की इमेज बनी राहुल गांधी की, और अमित मालवीय की स्ट्रॉन्ग टीम की वजह से ही सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा और इनकी जो टीम बनाई कांग्रेस वालों ने, वो इनके काउंटर में ही बनाई, और अमित मालवीय ने लंबे समय तक इनके साथ फाइट की है। तो मेरा मानना है कि यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी अमित मालवीय ने निभाई, और इसमें इनसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा एक नाम अरुण सिंह,
2015 से लगातार राष्ट्रीय महासचिव रहे, लंबे समय तक मुख्यालय के प्रभारी की भूमिका रही। अरुण सिंह को इस बार नई टीम में जगह नहीं मिली है। उन्हें पार्टी से इसलिए ड्रॉप किया गया, जो मुझे लगता है क्योंकि पार्टी एक दशक पुराने प्रशासनिक ढांचे और कार्यप्रणाली प्रणाली में बदलाव कर नए और युवा चेहरे जैसे कि तरुण चुग, संजय भाटिया, इन जैसे लोगों को कमान सौंपना चाहती है, और उसी की वजह लगती है ये। दुष्यंत गौतम सितंबर 2020 से राष्ट्रीय महासचिव रहे। दलित नेता दुष्यंत गौतम हमेशा दलित फेस रहे हैं पार्टी का, और उन्हें इसलिए हटाया गया कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो पार्टी ने अपना एनालिसिस किया, उसमें पार्टी को ऐसा लगा कि हमें दलित वोट उस तरीके से नहीं मिला, और संभवतः दलितों से हम कनेक्ट करने में सफल नहीं रहे। इसी वजह से शायद यह बदलाव किया गया है। और भोला सिंह जो बुलंदशहर सुरक्षित सीट के सांसद हैं, और लाल सिंह आर्य, इन जैसे नए युवा अधिक आक्रामक चेहरों को आगे करके पार्टी मुझे लगता है कि नया दलित विमर्श क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण नाम जिनके चले जाने का मुझे निजी तौर पर बड़ा दुख होगा, 2023 में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे गोरखपुर के कद्दावर नेता राधा मोहन दास अग्रवाल साहब। 3 साल के भीतर ही उन्हें इस पद से हटा दिया गया अनएक्सपेक्टेड रूप से। जब ये गोरखपुर से विधायक थे तो इन्होंने अपनी सीट खाली की थी योगी जी के लिए 2022 में, और इसलिए पार्टी ने इनको राज्यसभा में भेजा था। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आप इनकी पुरानी रिकॉर्डिंग्स देख लीजिए उठा करके। राधा मोहन दास अग्रवाल जब राज्यसभा में बोलते हैं, लाजवाब बोलते हैं, लाजवाब। संबित पात्रा, सुधांशु त्रिवेदी, गिने चुने लोग हैं जो इतना प्रभावशाली तरीके से बोल पाते हैं, जैसे ब्रजलाल जी जो यूपी के पूर्व डीजीपी रहे हैं, आईपीएस रहे हैं, दलित नेता हैं। वो बोलते हैं तो आंकड़ों पर बोलते हैं, तथ्यों पर बोलते हैं। और राधा मोहन दास अग्रवाल, मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में जो इंटरनल फाइट चल रही है पार्टी में, संगठन के बीच में, कहीं ब्रजेश पाठक वर्सेस योगी जी, कहीं केशव प्रसाद मौर्य वर्सेस योगी जी, कहीं केंद्रीय नेतृत्व वर्सेस योगी जी, उन सब चीजों में मुझे लगता है कि राधा मोहन दास अग्रवाल फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उनको पार्टी ने किनारे करने का फैसला किया। डॉक्टर हैं, बहुत प्रतिष्ठित हैं। अब कह सकते हैं आपके साथ स्मृति ईरानी को लाया गया है, हरीश द्विवेदी को ले आए हैं, लेकिन हरीश द्विवेदी मुझे नहीं लगता कि राधा मोहन दास अग्रवाल के जितने प्रभावशाली हैं। आप उनके भाषण सुन लीजिए, हिंदू धर्म के बारे में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में, हमारे वेदों के बारे में जो नॉलेज राधा मोहन दास अग्रवाल साहब को है, शायद ही किसी के पास होगी। तो मैं निजी रूप से, मुझे यह पसंद नहीं आया कि राधा मोहन दास अग्रवाल को इस तरीके से किनारे किया गया। और आज सुर्खियों में आपने देखा ही है कि शहजाद पूनावाला जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रहे हैं, उनका इस्तीफा वायरल दोबारा से होने लगा। इस्तीफा तो उन्होंने 10 दिन पहले ही दे दिया था, आज उन्होंने दोबारा अपना इस्तीफा शेयर किया और कहा कि मैं, मोदी जी से मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अमित शाह से कोई दिक्कत नहीं है, राजनाथ जी से कोई दिक्कत नहीं, नितिन नवीन जी से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को लेकर मेरे जो मतभेद थे उन चीज़ों को एड्रेस नहीं किया गया, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया है। वैसे अब वो सेफ जोन में जा रहे हैं शहजाद पूनावाला, यूट्यूब पर एक्टिव हो गए हैं, अपना शायद कोई चैनल भी बनाया है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इस पर वो एक्टिव रहेंगे। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के साथ मेरा जुड़ाव रहेगा, पहले कांग्रेस में हुआ करते थे कि बीजेपी के साथ मेरा जुड़ाव रहेगा, लेकिन अब मैं सक्रिय रूप से बीजेपी के साथ नहीं रहूंगा। तो इस तरीके से नितिन नवीन की एक नई टीम लगी मुझे, और मैं अगर इसमें से 10 में से अंक देने की बात करूं तो मैं 10 में से 8 या 7 अंक तो निश्चित तौर पर दूंगा।